हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपने हमें मैसेज किया था कि आपको वीडियो चाहिए BCHCT 131 और 133 कोर्स कोड के रिगार्डिंग जून 2023 के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के और विद द सॉल्यूशन आपको वीडियो चाहिए। तो आज हम लेकर आए हैं कोर्स कोड BCHCT 131 जिसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो इसमें हमने जो क्वेश्चन पेपर पिछले ईयर का जून 2022 और दिसंबर 2022 और इन दोनों को कंसीडर किया है। इसमें जो आपको क्वेश्चंस दिखाए जा रहे हैं वो उन दोनों क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन है और जो जिसके चांसेस हैं कि वो इस एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो हमने जनरली इन दोनों क्वेश्चन पेपर्स को कंपाइल करके ये वीडियो बनाई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डाइपोल मूवमेंट। किसका होगा, मीथेन का या फिर अमोनिया का। तो स्टूडेंट्स, दोनों के अगर हम डाइपोल मूवमेंट की कंपैरिजन करें तो जो मीथेन है इसमें कार्बन इज बॉन्डेड टू फोर हाइड्रोजन एटम्स और इन नाइट्रोजन देयर इज 3 हाइड्रोजन एटम, बट in case of ammonia the hydrogen is very less electronegative as compared to the nitrogen, but in case of methane, hydrogen and carbon both have electronegativity differences less. Due to this, the dipole moment we can see in case of ammonia as compared to methane, because they cancel out their effects in case of methane. तो इसका जो रिगार्डिंग क्वेश्चन है, रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन का, तो आप यहाँ से देख के नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको इतना हम बता दें कि इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन इसमें कंसीडर किए हैं उनके सोल्यूशन हम आपको एक ही वीडियो में देने जा रहे हैं, ताकि आपको कोई और वीडियोस देखनी ना पड़े। और इसके अलावा इन क्वेश्चंस के बाद नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए, आंसर्स वीडियो के लिए वेट ना करनी पड़े। और एक और चीज़ कि इसमें हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो सारे 99% चांसेस हैं कि इनमें से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चन हैं जो पिछले 5 साल के पेपर में रिपीट हुए हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर्स के सोल्यूशंस हैं। तो अगली वीडियो में, ये इस वीडियो का सिर्फ पार्ट 1 है, अगली वीडियो में हम पार्ट 2 में अदर देन क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस भी विद सोल्यूशन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये इस वीडियो का सिर्फ पार्ट 1 है। तो अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी, और अगर आपका टाइम सेव करती है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हो तो इनमें जो प्लेलिस्ट है उसमें सभी कोर्स कोड की लेक्चर वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोस, असाइनमेंट के सोल्यूशन सब आपको मिलेंगे। तो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हो प्लेलिस्ट में, और वहाँ पे आपको रिक्वायर्ड वीडियोस मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फोर्स बाय विच द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड। तो उनमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड होता है वो वैन डर वाल अट्रैक्शन उसको बोलते हैं। वाई इज़ ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यूज़ करनी पड़ेगी। तो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है वो डायग्राम आपको इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने सिर्फ इसमें आपको ऑर्बिटल्स दिखाए हैं, उसमें ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन दिखाई है, लेकिन आप इसको खुद से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसकी सबसे पहले आपको क्या लिखनी पड़ेगी, ऑक्सीजन एटम हैज़ एटॉमिक नंबर 8, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी 1s2 2s2 2p4। बट हम यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन है वो आपके सामने ये है। इसमें आपको काउंट करने होंगे नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो इस पर स्टार लगा हुआ है वो क्या होंगे, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करो, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2। तो आप अगर आंसर देखोगे वहाँ पे 2 आंसर आता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि 2 बॉन्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो 1 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड होगा। और अगर आप इसमें स्ट्रक्चर भी देखोगे तो इस स्ट्रक्चर में भी आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में भी डायग्राम में भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ड्यू टू दीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैज़ पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर आपको किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में। अगर ऑक्सीजन की बजाय यहाँ पे मैं आपको यहाँ इस क्वेश्चन के साथ सजेस्ट करूँगी कि यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अलावा भी आपको कंसीडर करने चाहिए बाकी मॉलिक्यूल, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, इन सभी के लिए आपको तीनों के लिए मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगी। आप इसको नोट कर लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड CO
और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए तीनों के लिए कीजिए और इसके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जरूर काउंट कीजिए। जब भी क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे पैरामैग्नेटिक करेक्टर या मैग्नेटिक करेक्टर के बारे में ही पूछा जाएगा, तो उसमें भी तीनों क्वेश्चन में सेम आंसर होगा। आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के बाद इसके नंबर ऑफ पेयर्स यहाँ पे चेक करने होंगे और बॉन्ड ऑर्डर जरूर पूछा जाएगा हर क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये हमेशा आता है। इसमें बेंजीन में अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें CH2 डबल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, ऐसे अल्टरनेटिव पोजीशन पे डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड यहाँ पे उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। SF4 सल्फर टेट्राफ्लोराइड के केस पे आपकी इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज लेस देन द मैग्नीशियम। ऐसा क्यों होता है? आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है साइज पे, साइज डिपेंड करता है न्यूक्लियर चार्ज पे। अब न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड करेगा उस पे एटॉमिक रेडियस पे। अब मैग्नीशियम जो है उसका जो रेडियस है लेस एज कम्पेयर टू द सोडियम। तो अब अगर लेस रेडियस है इसका मतलब वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज काफ़ी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सोडियम एटम। अब जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना द बॉन्ड बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल बिकम्स मोर एंड मोर स्ट्रोंगर, देन इट इज़ वेरी difficult to remove that electron from very tightly held electron in that subshell in case of magnesium. That is why हम बोल सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम के केस में काफ़ी ज़्यादा होती है। सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर, ये वेव फंक्शन है। यहाँ पे जो साई है इट इज़ द वेव फंक्शन एक्चुअली, और ये हमें देता है एम्पलीट्यूड। किसका? इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड देता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड देता है। लेकिन यहाँ पे साई स्क्वायर है, ये इसका मतलब है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी। किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी? द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन द पर्टिकुलर पॉइंट इन द एटम। तो साई स्क्वायर इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब है एक एटम में एक पर्टिकुलर स्पेस पे कितना प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं, दैट इज़ द साई स्क्वायर। तो ये जो क्वेश्चन है जनरली एग्ज़ाम में आता है, और पिछले जितने भी 3-4 साल में अगर आपने क्वेश्चन पेपर को रेफ़र किया है तो उसमें आपको ऑब्जर्वेशन से पता चलेगा कि इसमें बहुत सारे पेपर में ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जनरली आता ही है। नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे मैंने क्रोमियम का केस दिया है। क्रोमियम और कोबाल्ट ये मैं सजेस्ट करूँगी। इन दोनों के केस में, कोबाल्ट और क्रोमियम के केस में, दोनों के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अच्छे से याद करनी है। वैसे मैं सजेस्ट करूँगी अगर आपके पास टाइम है तो एलिमेंट्स फ्रॉम 21 to 30 जरूर कीजिएगा, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1 मार्क के लिए आती ही आती है। लेकिन इनमें से भी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इन दो जो एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, क्रोमियम एंड कोबाल्ट, इन दोनों के लिए आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्योंकि वहाँ पे एनॉमलस बिहेवियर देखने को मिलता है। तो इसीलिए एग्जामिनर इस क्वेश्चन को ज़रूर ऐड करते हैं। नेक्स्ट इज़ होन्स रूल। होन्स रूल इज डेफिनेशन ही पूछी जाएगी। तो डेफिनेशन क्या है? इन अ गिवन एनर्जी लेवल द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम। तो कितना हो सकता है? तो इसका मतलब क्या है? मैक्सिमम का मतलब क्या है? सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल वाला जो ऑर्बिटल होगा वो फिल किया जाएगा। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहाँ पे फिल होंगे, फिर सक्सेसिवली असेंडिंग ऑर्डर में एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग हम उन इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। यहाँ पे एक आपको और सजेस्ट करूँगी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, उसको भी, और ऑफ बो प्रिंसिपल। इन तीनों प्रिंसिपल्स को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगली वीडियो में हम वो दोनों क्वेश्चंस भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन हैज़ हायर लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी जो है उसमें अगर देखें तो सोडियम फ्लोराइड की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पोटाशियम फ्लोराइड। ऐसा क्यों? तो डिफरेंस क्या है सोडियम और पोटेशियम का? अब लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में, किसके? आयंस के बीच में। अब यहाँ पे स्मॉलर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मीन्स आयंस आर क्लोजर टू ईच अदर, और जितना ज़्यादा क्लोजर होंगे उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो उसके हिसाब से कैटाइन साइज क्या हो जाएगा? पोटेशियम का सबसे ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू सोडियम आयन एंड लिथियम आयन सो ऑन। तो इसकी वजह से जो लैटिस एनर्जी है वो रिवर्ट हो जाएगी। स्पेक्ट्रल लाइंस पास्चन, बाल्मर सब आपको तैयार करनी है। तो आपको ये बताना है कि स्पेक्ट्रम ऐसा जिसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच अपीयर्स इन द विजिबल रीजन, दैट इज द बाल्मर सीरीज। मैटर वेव्स की डेफिनेशन अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जनरली ये आया है क्वेश्चन पेपर में,
अगर आप 5 साल के पेपर में देखोगे तो उसमें 2 क्वेश्चन पेपर में ये डेफिनेशन आई है। हाउ मैनी क्लोराइड आयंस प्रेजेंट इन द सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल, तो इसमें आपको क्लोराइड आयंस पूछा है, सोडियम आयंस भी पूछा जा सकता है, तो ये इसको लर्न कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 1 मार्क क्वेश्चन के लिए कैसे आएगा। देखिए जैसे मैंने अभी आपको वीडियो में बताया था कि स्टार्टिंग में कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिगरेशन आपको कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए पूछी जा सकती है, और उसका बॉन्ड ऑर्डर और पैरामैग्नेटिक करैक्टर है या नहीं, ये 3 चीज़ें पूछी जाएंगी। देखिए इस क्वेश्चन में 1 मार्क के लिए आ गया। अगर आपको ये 3 मार्क्स के लिए आता है तो आपको उसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम दिखानी पड़ेगी। नेक्स्ट इज अ मॉलिक्यूल न्यूमेरिकल, दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन वैक्यूम इज 8.9 इन 10⁻⁻12 फैरेड है। तो इसमें कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक इसको में फिल किया गया है। द कैपेसिटर इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक, द कैपेसिटेंस उसकी जो है वो चेंज हो जाती है 80.1 तक पहुंच जाएगी, मतलब कि वैल्यू नेगेटिव में है और भी डिक्रीज कर जाएगी। कैलकुलेट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। तो दोनों को डिवाइड करने पे आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक होल नंबर आना चाहिए, इतना आप याद रखें। अगर आपके पास आंसर 8.97, 8.89 ऐसे आता तो उसको आपको राउंड ऑफ करके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखना है, या फिर पॉइंट्स में भी छोड़ सकते हैं, लेकिन बेटर है अगर आप उसको होल नंबर लिखें। तो इसमें 10⁻⁻⁴ नहीं बचनी चाहिए, इतना आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाइन कौन सी है, तो आपको ये बतानी है डाइन्स कौन सी है। देखिए 1, 1, 2, 3, 4, 1, 3 ब्यूटाडाइन है, इट इज़ द डाइन। डाइन मतलब कि डबल बॉन्ड 2 बार आने चाहिए और अल्टरनेटिव पोजीशन पे आने चाहिए। ये देखिए यहाँ पे ये 1, 2, 3, 4, 5 ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा मॉलिक्यूल, क्योंकि इसकी वैलेंसी प्रॉपर नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसके साथ हमने इस वीडियो के 15 क्वेश्चंस तैयार किए हैं। मैंने पहले ही बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस हैं। तो आपको और टाइम सेव हो गया है आपका, क्योंकि आपको क्वेश्चन पेपर्स पे भी विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम सेव हो जाएगा। क्वेश्चंस सबसे पहले पेपर्स ढूंढो, फिर क्वेश्चंस ढूंढेंगे, फिर उसके आंसर्स बुक में ढूंढेंगे, फिर आप उसको लर्न करोगे। तो ये सारी जो आपका टाइम है वो सेव किया है इस वीडियो ने। तो आई एम श्योर कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगी, क्योंकि आपको इस वीडियो में सिर्फ आपको इसमें विजिट करना है और आपको कोई पेन पेपर लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो देखिए और जस्ट आप यहीं पे लर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके टाइम सेवर के ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, ताकि आपके एग्ज़ाम नियर हैं तो आपको तैयारी करने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही पार्ट 2 हम आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो भी मोटिवेशन से बना सकें। और बाकी कोर्स कोड भी जल्दी ही वीडियो प्रिपेयर हो गई हैं, अभी अपलोड हो जाएंगी। तब तक आप इस वीडियो पे लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको और कौन सा कोर्स कोड चाहिए। कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।